लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सुपरसोनिक गति, उन्नत स्टेल्थ तकनीकों और अभूतपूर्व सेंसर नेटवर्क को मिलाकर ये पारंपरिक फाइटर जेट से कहीं अधिक एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इस फाइटर के 3 में से 2 वर्जन्स यानी F-35B और C शुरू से ही एक बड़ी और काफी स्पष्ट खामी के साथ आते हैं, जो पहली नजर में ही दिख जाती है। एक बाथटब के आकार की तोप जो विमान के पेट के नीचे जड़ी हुई है। यह तोप F-35 की त्वरण घटाती है और रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ाती है, जिससे उसकी फुर्ती और स्टील्थ क्षमता प्रभावित होती है। फिर भी किसी तरह अमेरिकी सैन्य बलों ने जो एक बड़ी गलती लगती थी, उसे इस विमान की सबसे घातक ताकत में बदल दिया है। ये कैसे और क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में कई दशक पीछे वियतनाम युद्ध के दिनों में 1960 के दशक के मध्य में मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम II उत्तर वियतनाम के आसमान में सबसे प्रमुख और आम विमानों में से एक था। 9 बाहरी हार्ड पॉइंट्स के साथ F-4 में 18,650 पाउंड या 8,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता थी, जिसमें विभिन्न एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें शामिल थीं। हालांकि इसमें शुरू में अपनी आंतरिक गन नहीं थी, हालांकि बाद में कुछ वेरिएंट्स में बाहरी गन पॉड्स लगाए गए थे। इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियरों के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें रडार गाइडेड स्पैरो और हीट सीकिंग साइड वाइंडर मिसाइलें थी, जो दुश्मन के पलटवार से पहले ही लक्ष्य को खत्म कर सकती थी। कम से कम यही सिद्धांत था। व्यवहार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए AIM-9B साइड वाइंडर आधुनिक युग की अत्यंत सटीक फायर एंड फॉरगेट एयर टू एयर मिसाइलों से काफी अलग थी। इसमें कई सीमाएं थीं, जैसे अधिकतम रेंज सिर्फ 3 नॉटिकल मील, और ये मिसाइलें टारगेट को सिर्फ उसके पीछे होने पर ही लॉक कर सकती थीं। साइडवाइंडर के सीकर हेड की ट्रैकिंग दर सिर्फ 11 डिग्री प्रति सेकंड थी, इसलिए ये तेज बचावात्मक चालें चलने वाले लक्ष्यों पर लगभग अप्रभावी थी। यह सूरज और बादलों से भी जूझता था, क्योंकि इसका सीकर कभी कभी उन्हें दुश्मन मान लेता था। इन समस्याओं के कारण 60 के दशक की साइडवाइंडर मिसाइलों की मारक संभावना लगभग 16% थी। AIM-60D स्पैरो भी कोई बेहतर नहीं था। एयर टू एयर मिसाइल की न्यूनतम एंगेजमेंट रेंज 3000 से 5000 फीट थी, और मिसाइल दागते समय पायलट को पूरे समय रडार से लक्ष्य लॉक रखना पड़ता था। सुरक्षित एयर स्पेस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दुश्मन के फाइटर हों और हर बादल के पीछे खतरा छुपा हो, पायलटों के लिए सीधी उड़ान भरना और मिसाइलों के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद करना बहुत जोखिम भरा था। नतीजतन वियतनाम में शुरुआती स्पैरो मिसाइलों की किल प्रायिकता 10% से कम थी। एंगेजमेंट के नियमों के अनुसार अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के किसी भी विमान पर फायर करने से पहले उसकी दृश्य पहचान करनी पड़ती थी, इसलिए वे हथियारों की लंबी दूरी का फायदा नहीं उठा सके। उन्हें करीब जाकर खुद को ज्यादा खतरे में डालना पड़ता था, लॉक ऑन करने की अनुमति मिलने से पहले ही। नतीजतन F-4 पायलट खुद को अक्सर डॉग फाइट की स्थिति में पाते थे, लेकिन उन लड़ाइयों को जीतने के लिए जरूरी गन उनके पास नहीं होती थी। इसके अलावा उन पायलटों में से कई ने किसी भी तरह की व्यापक एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनके पास न तो जरूरी कौशल था और न ही वह उपकरण जो जिंदा रहने के लिए चाहिए थे। उन्हें अक्सर अपने विमान की गति घटाकर सबसोनिक स्पीड पर लाना पड़ता था और अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती थी कि वे दुश्मनों के पीछे आ जाएं। लेकिन वे आमतौर पर इतने करीब होते थे कि अपने मिसाइलों को सही तरीके से दागने और सफलतापूर्वक निशाना साधने की कोई असली उम्मीद नहीं होती थी। कोई हैरानी नहीं कि कई पायलटों ने इन विमानों पर तोपों की कमी की शिकायत की। यूएस नेवी के पायलट जॉन चेसायर ने कहा कि F-4 में आंतरिक गन की कमी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा, गोलियां सस्ती होती हैं और आमतौर पर वहीं जाती हैं जहां आप निशाना लगाते हैं। मुझे गन चाहिए थी और मैं चाहता था कि मेरे पास होती। मरीन कॉर्प्स जनरल जॉन डेली भी सहमत थे। उन्होंने कहा कि RF-4 में सभी चाहते थे कि उनके विमान में गन हो। आखिरकार ये मांगे इतनी तेज हो गई कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। फैंटम को दोबारा डिजाइन किया गया। पहले फ्यूजलाज पर बाहरी गन पॉड लगाया गया
बाद में पूरे एयरफ्रेम को दोबारा डिजाइन करके उसमें आंतरिक M61 वल्कन कैनन लगाया गया। उस पल से अमेरिका के सैन्य विमान इंजीनियरों ने कसम खाई कि वे फिर कभी वही गलती नहीं दोहराएंगे। कई दशकों से एयर टू एयर गन किल नहीं हुए हैं और लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि डॉग फाइट का युग खत्म हो गया है। फिर भी हर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में तोपें शामिल रहती हैं। नया फाइटर डिजाइन करते समय इंजीनियरों से अक्सर गन के लिए जगह रखने को कहा जाता है, भले ही उसका इस्तेमाल न हो, क्योंकि यह बेहद अहम निवारक है। तोप की मौजूदगी दुश्मन से वह विकल्प छीन लेती है जिससे वह मिसाइलों का सामना कर सकता है, यानी आमने सामने लड़ना। ये नुकसान पहुंचाने या दुश्मन को मार गिराने के बारे में नहीं है, ये तो बस आपके विरोधी को बहुत करीब आने के बारे में सोचने से भी रोकने के लिए है। तो जब 2000 के शुरुआती वर्षों में F-35 के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा था, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें एक गन होनी चाहिए थी, और वो भी कोई साधारण गन नहीं, बल्कि ऐसी गन जो 9000 फुट की स्लैंट रेंज पर हल्के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ 35% मार गिराने की संभावना हासिल कर सके। वो गन थी GAU-22A, जो एक 25 मिलीमीटर गैटलिंग गन है जिसे जनरल डायनामिक्स ऑर्डिनेंस एंड टेक्टिकल सिस्टम्स ने बनाया था, और इसका डिज़ाइन GAU-12U पर आधारित था। इसका वजन 240 पाउंड यानी 104 किलोग्राम है, और यह 1 मिनट में 3300 राउंड तक फायर करने में सक्षम है। ये एक हैवी ड्यूटी उपकरण है जिसे इंजीनियरों ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर डिजाइन में फिट करने का तरीका ढूंढा। ये समझने के लिए सैन्य इंजीनियर होना जरूरी नहीं कि हथियार को विमान के अंदर फिट करना सबसे तार्किक विकल्प है। यही वही है जो डिजाइनरों ने F-22 रैप्टर में किया, जैसे उसकी गन विंग रूट के अंदर छुपाई गई है। अगर कभी तोप चलाने की जरूरत पड़ती है तो एक ट्रैप डोर खुलता है और हर सेकंड 100 राउंड्स किसी भी दिख रहे लक्ष्य पर बरसाए जाते हैं, इससे पहले कि दरवाजा फिर से बंद हो जाए, जिससे एयरफ्रेम की स्टिल्थ और एरोडायनामिक प्रकृति बनी रहती है। F-35A के लिए डिजाइनरों ने लगभग वही किया। GAU-22A को फ्यूजलाज के अंदर छुपा दिया। हालांकि बाकी दो वेरिएंट्स यानी F-35B और C के साथ ये इतना आसान नहीं था, एक साधारण वजह से वहां पर्याप्त जगह नहीं थी। F-35B एक शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग STOVL वेरिएंट है जिसका इस्तेमाल मरीन करते हैं। सिर्फ छोटी पट्टियों से उड़ान के लिए इसके शरीर में लिफ्ट फैन और 3 बेयरिंग स्विवल मॉड्यूल होता है, जिससे काफी जगह घिर जाती है और कम जगह बचती है। निश्चित रूप से एक अपेक्षाकृत भारी गैटलिंग गन को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। F-35C इस बीच अमेरिकी नौसेना का कैरियर जेट है और इसमें मजबूत लैंडिंग गियर के साथ साथ लगभग 20,000 पाउंड यानी 9,000 किलोग्राम ईंधन अंदर ही स्टोर किया जाता है, जो किसी भी अन्य F-35 वेरिएंट से ज्यादा है। फिर से इसका मतलब है कि GAU-22A के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए एकमात्र विकल्प बचा था कि गन को बाहरी रूप से लगाया जाए, उसे विमान के धड़ के निचले हिस्से पर बोल्ट किया जाए, न कि किसी ट्रैप डोर या स्टेल्थ पैनल के पीछे, बल्कि पूरी तरह खुले में सुरक्षा के लिए एक बड़े कार्बन फाइबर पॉड में लपेटकर। 2 कार्बन फाइबर पॉड्स हैं, दोनों डेनिश कंपनी टर्मा ने बनाए हैं। F-35B के लिए एक GPU 9A है और F-35C के लिए GPU 8A है। ऊपरी तौर पर इस डिजाइन विकल्प का कोई खास मतलब नहीं बनता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्टेल्थ विमान के नीचे बाथटब जैसी बड़ी संरचना जोड़ना भी भद्दा और अजीब लगता है, जिसकी कीमत करीब $110 मिलियन प्रति यूनिट है। लेकिन यह भी साबित हो चुका है कि बाहरी गनपॉड फाइटर के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर डालता है। ये जेट के एरोडायनामिक डिजाइन को बिगाड़ता है, जिससे एयरफ्रेम अब हवा के प्रतिरोध और ड्रैग का शिकार हो जाता है। डेटा से पता चलता है कि F-35A को मैक 0.8 की गति से ध्वनि की गति पार करने और मैक 1.2 तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 8 सेकंड लगते हैं, जिसे फाइटर की ट्रांसओनिक एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, कार्यक्रम के मूल प्रदर्शन अनुमान की तुलना में। इस बीच F-35B अपने बाहरी GAU-22 के साथ ट्रांसोनिक एक्सेलरेशन में अतिरिक्त 16 सेकंड लगाता है, जबकि F-35C जिसमें बाहरी गैटलिंग गन का अतिरिक्त वजन है, साथ ही
सबसे बड़े पंख और सबसे ज़्यादा ईंधन है उसे 40 सेकंड लगते हैं, जो F-35A से 5 गुना ज़्यादा है। फिर भी इन स्पष्ट समस्याओं के बावजूद बाहरी गन अमेरिकी सेना के लिए जितनी पहली नज़र में लगती है उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान और फायदेमंद है। लेकिन इससे पहले कि हम जानें क्यों, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। ये समझने के लिए कि F-35B और C की बाहरी गन F-35A की आंतरिक तोप से बेहतर क्यों काम करती है, हमें इस हथियार को थोड़ा और अच्छे से जानना होगा। GAView 2210A एक 4 बैरल वाली 25 मिलीमीटर गैटलिंग गन है। यह 20 मिमी वल्कन तोपों से बड़ी है जो F-22 और F-16 में होती है, लेकिन 30 मिमी एवेंजर तोपों से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है जो A-10 थंडरबोल्ट 2 वॉरथॉग में लगी होती है। ये 1 सेकंड में 55 राउंड फायर करती है, जिसकी गति 3560 फीट प्रति सेकंड है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना से भी ज़्यादा है। और ये तोप लगभग 3700 पाउंड या लगभग 16500 न्यूटन का बड़ा रिकॉइल फोर्स पैदा करती है। ये लगभग उतना ही रिकॉइल है जितना हर बार पायलट ट्रिगर दबाने पर एक छोटा जेट इंजन एयरफ्रेम को पीछे धकेलता है। यही बाहरी पॉड की खूबसूरती दिखती है, क्योंकि इसे सेंटर लाइन स्टेशन से माउंट किया जाता है जो हार्ड पॉइंट फाइटर की रीढ़ के नीचे होता है। यह सीधे F-35 के मुख्य अनुदैर्ध्य संरचनात्मक बीम से जुड़ा होता है, जो पूरे एयरफ्रेम पर सबसे स्थिर माउंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब बाहरी तोप फायर करती है तो उसकी 3700 पाउंड की पूरी रिकॉइल फोर्स विमान के बाकी हिस्से से अलग रहती है। ये ताकत हार्ड पॉइंट से मजबूत बीम में जाती है, न कि विमान के कॉम्पोजिट बाहरी हिस्से, स्टिल्थ कोटिंग्स या आंतरिक हिस्सों पर। दूसरे शब्दों में, बंदूक अब भी फायर के साथ झटका देती है, लेकिन पॉड उसे सोख लेता है, जिससे एयरफ्रेम को इसका लगभग एहसास ही नहीं होता। इसकी अहमियत समझने के लिए हमें बाहरी पॉड डिजाइन की तुलना F-35A के आंतरिक कैनन से करनी होगी। उस वेरिएंट में गन फ्यूजलाज के बाएं हिस्से के खांचे में फ्लश दरवाजे के पीछे लगी होती है। ऐसा डिजाइन काम कर सकता है। उदाहरण के लिए F-22 में एक आंतरिक कैनन है जिसे ऐसे लगाया गया है कि उसका रिकॉइल फोर्स विंग रूट द्वारा अवशोषित होता है, लेकिन F-35A में ऐसा नहीं है। वहां हर बार हथियार फायर होने पर उसकी रिकॉइल फोर्स सीधे विमान के चाइन और लॉन्गरोन की कंपोजिट स्किन में जाती है। यह स्ट्रक्चरल बीम विमान के फ्यूजलाज के तेज किनारों के साथ चलती है। कंपोजिट स्किन इतनी ताकत के लिए नहीं बनी थी, इसलिए उसमें दरारें आ जाती हैं। F-35A की स्टेल्थ स्किन, जो इसके डिजाइन का एक अहम हिस्सा है, टूटने लगती है। इसी वजह से F-35A की तोपों के इस्तेमाल पर कई सालों तक कड़ी निगरानी रखी गई, क्योंकि इंजीनियर कंपन सटीकता और विमान की स्टेल्थ कोटिंग पर संभावित असर को लेकर चिंताओं पर काम कर रहे थे। पायलट अब भी तोपों के साथ लाइव फायर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन सेना विमान की स्किन पर दबाव और नुकसान कम करने के लिए ज्यादा सावधानी बरतती है। यही एकमात्र समस्या भी नहीं है। कई सालों तक F-35A की तोप को पेंटागन की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों में भी असटीक बताया गया था। 2019 से लेकर 2023 तक यह ऑपरेशनल एक्यूरेसी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही। यहाँ तक कि 2024 के बाद भी इसे तकनीकी रूप से अब भी सटीकता में कमी वाला माना जाता है, हालांकि इसे ऑपरेशनल रूप से प्रभावी घोषित किया गया है। वहीं F-35B और C पर लगे बाहरी तोपों में इनमें से कोई भी समस्या नहीं है। उनकी डिजाइन और जगह के कारण रिकॉइल्ड फोर्स एयरफ्रेम पर असर नहीं डालती और संरचनात्मक नुकसान का खतरा नहीं होता, इसलिए इन तोपों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा बाहरी तोपें कहीं ज़्यादा सटीक भी साबित हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइटर ज़्यादा गोलियां लेकर नहीं चलते। ये PDU-32U सेमी आर्मर पियर्सिंग हाई एक्सप्लोजिव इंसेंडियरी ट्रेसर या SEP-T का इस्तेमाल करते हैं, जो हल्के कवच को भेदने और अपने लक्ष्य के अंदर फटकर उन्हें अंदर से जला देने में सक्षम हैं। हर जेट में कुल 220 गोलियां होती हैं और एक विशेष कंट्रोलर हर फायरिंग बर्स्ट को 30 से 50 गोलियों तक सीमित रखता है।
इसका मतलब है पायलट ट्रिगर दबाने पर 40 गोलियां चलती है और गोला बारूद खत्म होने से पहले वो सिर्फ 5-6 बार ही ट्रिगर दबा सकता है। ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर गोली का सही इस्तेमाल हो और जितनी ज्यादा गोलियां अपने लक्ष्य पर लगे उतना अच्छा है। शुक्र है F-35 को उच्च सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। इस जेट में पायलट अपनी आंखों से निशाना नहीं लगाता, बल्कि एक खास हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS की मदद से निशाना लगाता है, जो टारगेटिंग डेटा सीधे उसकी वाइजर पर प्रोजेक्ट करता है। F-35 लक्ष्यों को खोजने और ट्रैक करने के लिए ESR रडार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तोप की सटीकता बढ़ती है। ये मायने रखता है क्योंकि इससे अमेरिकी बलों को लाइटनिंग कैरियर कॉन्सेप्ट के तहत दुश्मनों पर हमला कर उद्देश्यों को हासिल करने का अनमोल तरीका मिलता है। इसमें USS ट्रिपोली जैसे एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को हल्के एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलना शामिल है, जिन पर 20 तक F-35B स्टिल्थ जेट्स तैनात होते हैं। ये रैपिड रिस्पॉन्स कैरियर्स जरूरत पड़ने पर मरीन को तुरंत फायर सपोर्ट दे सकते हैं। मान लीजिए सैनिक जमीन पर है और लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन को दबाने और आगे बढ़ने के लिए उन्हें फायर सपोर्ट चाहिए। उनके आसपास कोई अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे EA-18G ग्राउलर नहीं है। वे A-10 वॉरथॉग जैसे विमानों पर निर्भर नहीं रह सकते, जिन्हें उड़ान भरने और उतरने के लिए बड़े रनवे चाहिए। पास में लाइटनिंग कैरियर होने पर दर्जन भर से ज्यादा F-35B सेकंडों में उड़ सकते हैं। वे मदद पहुंचाने, जान बचाने और अमेरिकी सैनिकों की बढ़त तेज करने के लिए बेहद सटीक बाहरी तोपों से ऊपर से रडार निर्देशित सटीक हमले कर सकते हैं, वो भी बादलों को चीरकर निकले बिना। हम अभी F-35B और C के बाहरी पॉड्स के सबसे बड़े फायदे तक पहुंचे भी नहीं हैं। इनमें हमेशा तोपें रखना जरूरी नहीं है। पॉड्स के कार्बन फाइबर शेल बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी टर्मा ने नया मल्टी मिशन पॉड MMP विकसित किया है। सामान्य गन पॉड के जैसे ही बाहरी आकार और बिल्कुल वही एरोडायनामिक प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए MMP कई नई संभावनाएं लेकर आता है। गन की बजाय ये उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर ले जा सकता है, जो दुश्मन की संचार व्यवस्था बाधित कर F-35 को EA-18G ग्राउलर जैसी क्षमताएं देता है। MMP को ISR सेंसर पैकेज से लेस किया जा सकता है, जिससे ये अपनी मौजूदा प्रणालियों से ज्यादा खुफिया जानकारी जुटा सकता है। इसमें डायरेक्शनल डेटा लिंक जोड़कर इसे ड्रोन स्वार्म कमांडर बनाया जा सकता है, जो पूरे सहयोगी युद्धक विमानों के समूह को नियंत्रित और मार्गदर्शन करेगा। MMP भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी या लेजर आधारित प्रणालियों को भी सपोर्ट कर सकता है, जिससे F-35B या C फाइटर भविष्य में दुश्मन के ड्रोन से साइंस फिक्शन जैसे तरीकों से निपट सकेगा। यही है बाहरी पॉड डिजाइन की असली ताकत और लगभग असीमित संभावनाएं। ये F-35 को, जो पहले से ही शायद अब तक का सबसे बहुमुखी फाइटर है, और भी ज्यादा लोडआउट्स लेने और भी विविध लक्ष्यों का सामना करने की सुविधा देता है, बस एक पॉड को दूसरे से बदलकर। एयरफ्रेम का मूल हिस्सा वही रहता है, पॉड का आकार भी वही रहता है। विमान के ड्रैग, गति या कुल प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह EW सेटअप से ISR, डायरेक्ट एनर्जी या फिर क्लासिक गैटलिंग गन में बदल जाए। बॉडी में गन लगे होने के कारण F-35A इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सक्षम नहीं है, जिससे यह B और C वेरिएंट्स की तुलना में कम लचीला और उपयोगी बनता है। गन पॉड की असली अहमियत उसमें लगे हथियार में नहीं, बल्कि उससे बनने वाली जगह में है। F-35A में हमेशा यह इंटरनल कैनन रहेगा, जिससे इसकी क्षमता और भविष्य के मिशनों में उपयोगिता कम हो जाती है। वही B और C मॉडल्स बहुत कुछ और पेश करते हैं। ये मरीन और नेवी को विकल्प देते हैं। इन्होंने इन सेनाओं को यह सवाल पूछने की ताकत दी है कि इस मिशन को क्या चाहिए। हर तैनाती से पहले और हर बार आदर्श उपकरण चुनने की सुविधा मिलती है, चाहे वह डेटा लिंक, ISR सेंसर या कुछ और हो। जब F-35B और C में पहली बार बाहरी तोप जोड़ी गई, तो इंजीनियर एक समस्या को एकमात्र संभव तरीके से हल कर रहे थे। शुरुआत में यह अजीब लगा,
मानो इसे सिर्फ F-35 की हवाई क्षमता घटाने के लिए बनाया गया हो। हालांकि समय के साथ वह अजीब सा एड-ऑन विमान के डिजाइन का सबसे कीमती हिस्सों में से एक बन गया। उस कमी ने ही इस विमान की खासियत बना दी और अनजाने में ही इन फाइटर्स को पहले से कहीं ज्यादा लचीला, ताकतवर और भविष्य के लिए तैयार बना दिया, जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि अमेरिकी सैन्य बल कैसे लगातार विकसित हो रही है, नए रास्ते बना रही है और शक्ति प्रदर्शन के लिए नए और रोमांचक तरीके खोज रही है। यह वीडियो ट्रम्प क्लास युद्धपोतों पर केंद्रित है, जो नौसैनिक युद्ध का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा बदलने वाले हैं। इस वीडियो में देखें अमेरिकी नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लेजर हथियारों का परीक्षण कैसे कर रही है, ताकि ड्रोन युद्ध के युग में उन्हें और अधिक सुरक्षित व घातक बनाया जा सके। अधिक जानकारियों और विश्लेषणों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।